उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है। उत्तर वैदिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के मध्य में जो सामाजिक परिवर्तन या जो परिवर्तन हुए उन्हें हमने देखा। उसके बाद में प्रारंभ होता है उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड माना गया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये उत्तर वैदिक काल का कालखंड है, जिसके अंतर्गत 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसे माना गया है। इस हमने जो वैदिक काल पढ़ा, वैदिक काल जो है उसकी पूरी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, क्योंकि वैदिक काल में मुख्यतः ऋग्वेद की ही रचना हुई थी। लेकिन जैसे ही ऋग्वेदिक काल आगे बढ़ता गया और उत्तर वैदिक काल आता गया, तो एक चरण के रूप में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। अथर्ववेद सबसे बाद की रचना है, यह सबसे बाद में लिखा गया है। इसीलिए इसमें कई अंधविश्वास, कर्मकांड और बलि आदि चीजें, झाड़ फूंक आदि चीजें इसमें बताई गई है। वहीं उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः इन 3 बड़े बड़े स्त्रोतों के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे उपनिषद, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण से प्राप्त होती है। वही उत्तर वैदिक काल में यदि हम देखें तो यहाँ पर लोहे का आविष्कार भी लगभग आते आते हो ही गया था। और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था है, इसमें क्रमिक रूप से किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत शूद्र का केवल एक ही बार प्रयोग किया गया है। तो ये जो 4 वर्ण है, ये ऋग्वेद का भी जो 10वां मंडलीय बाद में लिखा गया है। अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में समाज जो था वह 2 ही वर्णों में विभाजित था। 2 वर्ण थे, गौर वर्ण और एक था कृष्ण वर्ण। गौर वर्ण के अंतर्गत आर्य शामिल थे और कृष्ण वर्ण के अंतर्गत अनार्य शामिल थे, अनार्य, जिन्हें बाद में शूद्र कहा गया। ये जो आर्य थे, ये आर्य जब प्रारंभ में आर्य आए तब उनकी व्यवस्थाएं इस प्रकार से नहीं थी कि वे सारे कार्य करें, लेकिन जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, स्थायित्व आया, तो उनकी शासन व्यवस्था और कार्य में विभाजन होने लगा। तो ये जो आर्य थे ये 3 भागों में विभाजित हो गए, जिसे पुरुष सूक्त में इन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मुख्यतः वे आर्य जो बौद्धिक कार्य करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जैसे कि वेदों का पठन है, पाठन है या अध्ययन है या उनको पढ़ाना है आदि चीजें, ऋचाओं की जो रचना है, वे चीजें कार्य करने वाले, बौद्धिक कार्य करने वालों को ब्राह्मण कहा गया। और जो रक्षा का कार्य करते थे, जो आर्य रक्षा का कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। और जो आर्य व्यापार और कृषि पशुपालन करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। ये तीनों मुख्यतः आर्य ही थे, एक प्रकार से जो ब्राह्मण जाति है उससे ही संबंधित थे। और इसमें एक व्यवस्था ये थी कि जो ब्राह्मण था ये क्षत्रिय या वैश्य हो सकता था, और जो वैश्य है ये ब्राह्मण और क्षत्रिय हो सकता था, और जो क्षत्रिय है ये ब्राह्मण या वैश्य हो सकता था। ऋग्वेद में एक जगह पर ऐसा इस प्रकार का उल्लेख आया है कि मैं स्तुति करता हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता चक्कियां चलाती है, और हम सभी धन अर्जन के लिए विविध विविध प्रक्रियाओं या विधियों के काम, क्रियाओं के कार्य हम करते हैं और सभी मिलकर एक छत के नीचे रहते हैं। इस प्रकार का वाक्य आया, जिससे इस बात का पूरी तरह से पता चलता है कि जो ये सारे जो वर्ण थे, ये तीनों वर्ण आर्य के ही थे और आर्य ब्राह्मण के ही वर्ग थे।
आर्य वर्ण के ही आर्य ही थे। इस प्रकार से जो वर्तमान क्षेत्र में हम देखते हैं कि कुछ लोग क्षत्रिय कहते हैं अपने आप को, या क्षत्रिय अपनी जाति के सामने लगाते हैं, तो इस प्रकार का उल्लेख वैदिक काल में कोई प्राप्त होता नहीं है कि क्षत्रिय कौन थे। क्षत्रिय जो थे वह ये आर्य ही थे, क्योंकि आर्य ने अपनी व्यवस्था संचालन के अंतर्गत जो रक्षा का कार्य करने वाले लोग थे उन्हें ही क्षत्रिय कहा गया था। इसी प्रकार से क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों ही आर्य हुए। और एक और वर्ग जो था ये क्षूद्र, इसे बाद में क्षूद्र कहा गया। ये क्षूद्र जो होता था ये मुख्यतः ये अनार्य थे और इन्हें बाद में शूद्र कहा गया, जो आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में हम इन्हें जानते हैं। आगे चलकर जो ये व्यवस्था थी, जो पुरुष सूक्त की जो 4 वर्णीय व्यवस्था थी, यह व्यवस्था आगे चलकर कर्म के आधार को छोड़ के, यहाँ पर ये कर्म आधारित थी, यहाँ पर ये कर्म आधारित थी। आगे उत्तर वैदिक काल में आते आते इसका आधार जो कर्म था, कर्म से ये जन्म आधारित हो गई। अर्थात जो बौद्धिक कार्य करने वाले के पुत्र या पुत्रियां होते थे, वे वंशज होते थे, वे बौद्धिक कार्य ही करेंगे, अर्थात वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। क्षत्रिय जो होता था, इसके जो वंशज होते थे वो क्षत्रिय ही कहलाएंगे, वो रक्षा का ही कार्य करेंगे, जैसे कि इसमें एक सेनानी होता था वैसे ही। और जो वैश्य थे वो कृषि, पशुपालन या व्यापार का ही कार्य करेंगे। आगे चलकर ये जन्म आधारित हो गया, और फिर और आगे आते आते ये चीज इसमें उपजातियां होने लगी। उपजातियों का विभाजन भी हो गया, अर्थात वर्ण और वर्ण के बाद विभाजन, और उसके बाद में उपजातियां शामिल हो गई। उपजातियों के मुख्य आधार वर्ण है, और वर्ण के साथ ही इनका, जैसे कि ये जो क्षेत्र था, ये जो काल है ऋग्वेदिक काल में यहाँ पर अंतरवर्णीय विवाह और अंतर जातीय विवाह का प्रचलन भी था। अंतरवर्णीय विवाह, इस समय जाति तो थी नहीं, तो इसे अंतरवर्णीय विवाह ही कह सकते हैं। अर्थात ये जो क्षेत्र थे इनसे विवाह कर सकते थे, या ये इनसे विवाह कर सकते थे, क्योंकि ये तीनों ही आर्य थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, ये जो व्यवस्था थी अंतरवर्णीय व्यवस्था, ये खत्म होने लगी, या यूं कहें कि नियमों के दायरे में आने लगी। और उसके बाद इसके तहत जो विवाह होने लगे, उन विवाहों में परिवर्तन हुआ, और इन्हें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के रूप में बांट दिया गया, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ये जो तीनों वर्ग हैं, इन तीनों वर्ग को शिक्षा का अधिकार था। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को शिक्षा का अधिकार था। और यहाँ जो महिलाएं थी, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। जो ब्राह्मण महिलाएं भी जो ललित कलाएं हैं उनकी शिक्षाएं प्राप्त करती थी, यज्ञों में बैठती थी। ये जो महिलाएं होती थी इनको भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करती थी। और ये जो वैश्य वर्ण के लोग थे, ये इन्हें शिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन ये शिक्षा की जगह मुख्य रूप से व्यापार में ज्यादा रुचि रखते थे। तो इस प्रकार से इन्हें शिक्षा का अधिकार भी था, लेकिन क्षुद्र वर्ग को किसी भी प्रकार से शिक्षा का अधिकार नहीं था। इन्हें ये एक प्रकार के दास ही थे। और क्योंकि यहाँ पर दास प्रथा भी प्रचलित थी, और ये दास ही हुआ करती थी। अब ये जो ब्राह्मण थे, ये तीनों में शिक्षा प्रचलन था। तो आगे चलते चलते उत्तर वैदिक काल आते आते क्षत्रिय और ब्राह्मणों में, ये तो वैसे भी व्यापार में ज्यादा रुचि रखते थे, लेकिन जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, इन दोनों में आगे चलते चलते जो सत्ता को लेकर इन लोगों के अंतर्गत मतभेद देखा गया है। कुछ ग्रंथों में ब्राह्मणों को क्षत्रियों से ऊपर बताया गया है या उत्कृष्ट बताया गया है, तो कुछ ग्रंथों में क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊपर बताया गया है। इस प्रकार का प्रतिरोध इन दोनों में देखने को मिलता है। अर्थात ये जो क्षत्रिय वर्ग होता था, यह भी शिक्षित वर्ग होता था, और ब्राह्मण भी शिक्षित वर्ग होता था। आगे उत्तर वैदिक काल में आते आते इनमें परिवर्तन हुआ और उपजातियां बनने लगी। उपजातियां बनने लगी, और इन वर्णों में अंतरवर्णीय के साथ साथ अंतर जातीय विवाह होने लगे। और अंतर जातीय विवाहों का जो प्रकार था वो एक अनुलोम और एक प्रतिलोम, ये 2 प्रकार के विवाह होने लगे, अनुलोम और प्रतिलोम।
और इन अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण ही जाति व्यवस्था के अंतर्गत संकर जातियां वर्ण संकर जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये वर्ण संकर जातियां जैसे कि चांडाल, एक ऋग्वेद में चांडाल एक बहुचर्चित जाति है जिसकी कई जगह पर निंदा करी गई है और कई जगह उसके निकृष्ट बताया गया है। इस प्रकार की जो जातियां थी वर्ण संकर जातियां होती थी और ये अंतर जातीय विवाह या अंतर वर्णीय विवाह के परिणाम स्वरूप इनका जन्म होता था। इस प्रकार से अगर जो जाति व्यवस्था को देखा जाए तो ये इसका आधार एक तो वर्ण और दूसरा इसका अंतर जातीय या अंतरवर्णीय या अंतरजातीय विवाह भी होता था। अंतरजातीय विवाह होता था। अब वैदिक काल में इन लोगों ने स्थायी तो प्राप्त किया था, लेकिन उत्तर वेद काल के आते आते इन लोगों की जो व्यवस्थाएं थी वो काफी विस्तृत हो गई थी और विस्तृत होने के कारण जो कार्य थे, कार्यों का भी फैलाव हो गया था। इस कारण से कई कार्य लोग करने लगे थे और जो कार्य करने लगे थे उसके आधार पर, कार्य के आधार पर कुछ जातियों का निर्माण हुआ, जैसे कि चर्मकार, लोहकार, कुंभकार, स्वर्णकार, रजतकार या रथकार, इसे सूत कहा जाता था। इस प्रकार की कई जातियां अपने कार्यों के आधार पर बनने लगी। पूर्व में ये जो जातियां थी, ये जातियां नहीं, एक प्रकार का कार्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवर्तन होता गया और ये कार्य ही जन्म के आधार पर, ये जातियां जन्म के आधार पर बनने लगी। आगे देखते हैं, हम आगे के इतिहास में जानेंगे कि ये जो जातियां हैं जो जन्म या कर्म से जन्म के आधार पर बनी, कहीं ना कहीं भारत के विभाजन और भारत में आक्रांताओं के आक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनी ये जातियां, क्योंकि ये जातियां और जातियों के अंतर्गत ये एक बड़ा जो वर्ग था ये, क्योंकि इन जातियों का निर्माण यहाँ पर तो बहुत कम हुआ, लेकिन यहाँ पर इन जातियों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ। ये जो निम्न की जो जातियां थी, जितनी भी सेवा कार्य की जो जातियां बनने लगी, वे सारी जातियां यहाँ पर बनने लगी। शूद्रों के अंतर्गत, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों के अंतर्गत जातियों का निर्माण या उपजातियों का निर्माण हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कि शूद्रों के अंतर्गत हुआ। इनमें कई जातियां बनी और कई जातियों की भी उपजातियां बनी और उपजातियों में भी अनन्य उपजातियां बनने लगी, जिससे कि इनका कई क्षेत्रों या कई जातियों में विभाजन हो गया। और विभाजन होने इतना बड़ा वर्ग, इसे ना तो शिक्षा मिल पाई और ना ही किसी प्रकार की सद्बुद्धि मिल पाई। इसलिए इसे अपना जो व्यक्तित्व विकास करने का जो समय था, या ये कहें कि व्यक्तित्व विकास करने की जो शिक्षा थी, वो इसे मिली ही नहीं। आगे देखते हैं इसकी विवाह संस्था। विवाह सामाजिक रूप से किस प्रकार इनके विवाह करते थे। मुख्य रूप से वैदिक काल में तो विवाह प्रचलित तो था, लेकिन विवाह की वे पद्धतियां विकसित रूप में नहीं थी जो उत्तर वैदिक काल में सामने आई। तो उनको हम देखते हैं। विवाह संस्था, वैदिक काल में जो विवाह होते थे, विवाह की संस्थाएं, वैदिक काल में भी विवाह का प्रचलन तो था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते विवाह का जो प्रचलन हुआ, विवाह की जो संस्थाएं बनी, जो प्रकार बने, वे अलग अलग हो गए। जैसे कि विवाह के कुल 8 मान्य प्रकार बताए गए हैं। कुछ विवाह के उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में विवाह के 8 मान्य प्रकार बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के विवाह होते थे। विवाह के 2 प्रकार थे, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। प्रशस्त और अप्रशस्त विवाह। प्रशस्त विवाह के अंतर्गत उन विवाहों को शामिल किया जाता था जो कि मान्य थे और ग्रंथों के अनुसार वैधानिक थे, और वहीं अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत वे विवाह शामिल किए जाते थे जिनकी अनुमति नहीं होती थी और जो कि कई समाज में जिनकी मान्यता नहीं होती थी। तो हम अप्रशस्त
अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत जो पहला विवाह था वो पेशाच विवाह है। पेशाच विवाह, पेशाच विवाह, पेशाच विवाह के अंतर्गत उस विवाह को शामिल किया जाता है, असल में यह जाता है जिसके अंतर्गत एक सोती हुई युवती को एक नींद में, गहरी निद्रा में सोती हुई युवती से कोई अचानक आए और उससे अपना संगम बनाए या संभोग करे और उसके बाद जो विवाह करे उसे पेशाच विवाह कहा जाता है। विवाह का यह प्रकार है जो कि अधिक पुरातन लगता है। विवाह का जितना आगे का प्रकार है वह पुरातन पुरातन पे पुरातन होगा। यह एक पुरातन प्रकार है। वहीं विवाह का जो अप्रशस्त विवाह का जो दूसरा प्रकार है उसके अंतर्गत आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह के अंतर्गत उस विवाह को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत एक युवती को अपहरण करके ले जाए, एक युवती को अपहरण करके ले जाया जाए और उसके साथ विवाह किया जाए। इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। और विवाह का जो अगला प्रकार है असुर विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह, विवाह के इस प्रकार के अंतर्गत उन विवाहों को शामिल किया जाता था जिनमें वधु को मूल्य के आधार पर खरीद कर लाया जाता था। वधु विवाह करने के लिए स्त्री के मूल्य दिया जाता था, अपने उसके स्त्री के पिता को, युवती के पिता को स्त्री का मूल्य देकर खरीद कर लाया जाता था। इस प्रकार के असुर विवाह कहा जाता है। विवाह का अगला जो प्रकार था यह प्रकार था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का यह प्रकार एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान समय में जो लव मैरिज होती है उसे ही उस समय में गंधर्व विवाह कहा जाता था। इसे प्रणय विवाह, प्रेम विवाह भी कहा जाता था। इस विवाह के अंतर्गत युवक और युवतियां अपने मन के पसंद के अपने साथी को खोजते थे, अपने साथी को पसंद करते थे और उनसे विवाह करते थे। इस विवाह की मनु ने इस विवाह की निंदा की है, तो वहीं मनु ने इस विवाह की निंदा की तो वहीं जो वात्स्यायन ने इस विवाह को अच्छा विवाह बताया गया है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में इस विवाह को बड़ा अच्छा विवाह माना है। वहीं मनु ने इस विवाह की निंदा की है क्योंकि यह युवती और युवक के मन में उत्पन्न हुई काम के कारण यह विवाह किया जाता है। इस प्रकार के ये 4 विवाह हैं जिन्हें अमान्य बताया गया है। वहीं पेशाच विवाह, इसके अंदर सोती हुई। राक्षस विवाह की जो मुख्य विशेषता थी वो थी इसकी अपहरण करना या इसे हरण करना, हरण। वहीं असुर विवाह खरीद फरोख्त या खरीद या कन्या मूल्य। और गंधर्व विवाह या प्रणय विवाह होता था। प्रणय प्रेम, या फिर ये कहें कि प्रणय प्रेम विवाह या लव मैरिज, इसे लव मैरिज कहा जाता था। विवाह के 4 प्रकार और थे जिसे मान्य कहा जाता था, जो मान्य होते थे। इन प्रकारों को हम पढ़ेंगे कल। 4 अगले प्रकारों को कल देखेंगे। धन्यवाद।